हेलो फ्रेंड्स। म्यूजिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं महेंद्र बिश्नोई, आपका होस्ट और दोस्त। और राजस्थान ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। राजस्थान ज्योग्राफी का जो सामान्य स्थितियां विस्तार है वो हम पढ़ चुके हैं। जो हमारा सिलेबस में जो पहला टॉपिक था उसमें हमने सबसे पहले राजस्थान की सामान्य स्थिति देखी है। राजस्थान कौन से अक्षांश में है, कौन से देशांतर में है, क्षेत्रफल कितना है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, कौन सी जिलों की सीमा हमारे अंतर्राज्यीय राज्यों से टच होती है, कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा कि कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के प्राचीन नाम वगैरह क्या थे, वो भी हमारी क्लास हो चुकी है। तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है राजस्थान भूगोल की इस अगली कड़ी में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीज़न। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हम राजस्थान को 4 प्रकार के भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। यहाँ पर आप देखिए, राजस्थान को हम कितने प्रकार के उच्चावच और जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। हम 4 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। आधार क्या है हमारा बांटने का? उच्चावच और जलवायु। क्या आधार है? उच्चावच और जलवायु है हमारे जो भौतिक प्रदेशों के विभाजन का। सबसे पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इमेज में जो आपको ये दिख रहा है, ये येलो कलर वाला, ये क्या है? हमारा पहला रीजन है, जो कि क्या नाम है इसका? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद दूसरा क्षेत्र है हमारा अरावली पर्वतमाला, जो राजस्थान में स्थित है। ये जो आपको पिंक कलर वाला जो रीजन दिख रहा है, क्षेत्र, ये जो पिंक कलर वाला दिख रहा है, ये नंबर 2 हो गया। तो हमारा दूसरा प्रदेश क्या है? अरावली पर्वतमाला। उसके बाद में है तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अंतिम है हाड़ौती प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती हमने पढ़ा था, किसको कहते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये हमने राजस्थान के प्राचीन नाम जब पढ़े थे तब मैंने आपको कहा था कि जो हाड़ौती का क्षेत्र है वो हम राजस्थान के भौतिक विभागों में पढ़ते हैं। तो एक बार वापस मैं आपको बता दूं, हाड़ौती क्षेत्र किसको कहते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं यहीं पर स्थित है। और यही जो क्षेत्र ये क्या कहलाता है? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। तो उसको हम अलग भौतिक विभाजन में पढ़ते हैं। तो हमारे कितने भौतिक विभाजन हो गए? 4 भौतिक विभाजन में हम बांटते हैं। सबसे पहला कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में अरावली पर्वतमाला, फिर अरावली पर्वतमाला के बाद है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है हमारा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश। तो देखते हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, जो इनकी उत्पत्ति के आधार क्या है, या फिर जो इनकी उत्पत्ति हुई थी वो किस चीज़ से हुई है। तो आज आइए देखते हैं। सबसे पहला, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के अवशेष, मतलब किस चीज़ से इनकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला हमारा जो पर रहेगा थार का मरुस्थल, जो हमारा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? 33 सागर से हुई है। देखिए, आप सबको लगभग पता है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा डायग्राम बना के, कि ये जो पहले पृथ्वी थी, पृथ्वी पर पृथ्वी पूरी पहले अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई नहीं थी। बहुत सौ साल पहले जब प्लेट विवर्तन की गतिविधियां नहीं हुई थी, उससे पहले जो पूरा भूभाग है, अलग अलग महाद्वीप नहीं थे, वो एक ही भाग था, स्थल एक ही भाग था। उसको क्या कहते थे? पेंजिया। उसको क्या कहा जाता था? पेंजिया। और जो समुद्री भाग था उसको कहा जाता था पेंथालासा। क्या कहा जाता था? पेंथालासा। तो सबसे पहला हो गया जो स्थलीय भाग था, उसको कहा था पेंजिया। उसके बाद में जो था पेंथालासा। उसके बाद में जब ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया, पेंजिया क्या हुआ था? 2 भागों में टूट गया था। तो जो इसका उत्तरी भाग था वो तो कहलाता था अंगारा लैंड। क्या कहलाता था? अंगारा लैंड। और जो दक्षिणी भाग था वो कहलाता था गोंडवाना लैंड। और जो इनके बीच में था वो था 33 सागर। जब ये पेंजिया 2 भागों में टूट गया, कौन से? सबसे ऊपर वाला कहलाया अंगारा लैंड, दक्षिणी कहलाया गोंडवाना। ऊपर वाला क्या कहलाया? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। और जो बीच में ये जो था, आपको दिख रहा है, जो बीच का क्षेत्र था, ये था 33 सागर। क्या था? 33 सागर। बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाया? 33 सागर। पेंजिया जब 2 भागों में टूटा तो उत्तर का जो क्षेत्र था वो कहलाया अंगारा लैंड, और दक्षिणी जो भूभाग था वो कहलाया गोंडवाना लैंड, और जो बीच का जो समुद्री भाग था वो क्या कहलाया? 33 सागर। तो यही 33 सागर, थार का मरुस्थल किससे बना है? 33 सागर से बना। और 33 सागर से बनने के बाद इसको और किस भागों में, इसको क्या कह सकते हैं हम, कि सहारा के मरुस्थल का जब विस्तार हुआ,
सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में, उस मरुस्थल का जो विस्तार हुआ तो वो थार के मरुस्थल तक पहुंच गया। तो हमारे जो थार का मरुस्थल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तैतीस सागर से, और इसके अवशेष क्या है? सहारा मरुस्थल का विस्तार है वो इसके अवशेष है। उसके बाद हमारा प्रदेश है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश की उत्पत्ति किससे हुई? गोंडवाना लैंड से। ठीक है, कैसे हुई? गोंडवाना लैंड से, प्लेटों की अभिसारी गति से। जब दो प्लेटें आपस में टकराई तो अरावली का जो भूभाग था, क्षेत्र, वो ऊपर उठ गया और उसे अरावली का निर्माण हुआ। तो अरावली किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उसके बाद में हमारा जो है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। ये ध्यान रखिएगा, पूर्वी मैदान किसका है? अवशेष है तैतीस सागर। उसका निर्माण किससे हुआ है? गंगा यमुना। गंगा यमुना और इनकी जो सहायक नदियाँ है, गंगा यमुना हमारे राजस्थान में नहीं बहती, लेकिन जो इसकी सहायक नदियाँ हैं उसके द्वारा लाई गई मृदा के जमाव से किसका निर्माण हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। और जो अंतिम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश हम कह सकते हैं, ये इसका निर्माण किससे हुआ? गोंडवाना लैंड से। और ये क्या है? ये ज्वालामुखी लावे से निर्मित एक पठारी भाग है। जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र वो किससे निर्मित है? ज्वालामुखी लावे से निर्मित है, इसलिए यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। ज्वालामुखी प्रदेश में होने के कारण यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। वो जब राजस्थान की मृदा पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। देखिए आप इस पे ये जो नोट्स वगैरह है राजस्थान के, आप विश्वास मानिए, जो आप इस टीचर के ऊपर विश्वास रखिए, पूरा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ लगभग 75 से 80% मैं आपको शुरुआत से कह रहा हूँ, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। इस चीज़ को आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, बार बार इनको रिवाइज कीजिए। मैप का मैं कहता हूँ आपको, मैप से आप इसको पढ़िए, मैप से आप समझने की कोशिश कीजिए। और जो ये ऑनलाइन पिक्चर्स है, स्क्रीनशॉट, उनको बार बार देखिए, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे चलिए देखते हैं वापस एक बार। भौतिक प्रदेशों की उत्पत्ति के अवशेष क्या हैं? सबसे पहला थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल की उत्पत्ति किससे हुई है? तैतीस सागर से। और इसके जो अवशेष है वो क्या है कि इसको सहारा के मरुस्थल का विस्तार माना गया है। अरावली की उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है, और इसका कारण क्या था? प्लेटों की अभिसारी गति। दो प्लेटें जब आपस में टकराई तो भूभाग ऊपर उठ गया। फिर उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश, उत्पत्ति तैतीस सागर से, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति भी हुई है गोंडवाना लैंड से। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमने देख लिया इसकी उत्पत्ति के अवशेष। आगे चलते हैं। हमने किसी उच्चावच और जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा था। चलिए अब आगे देखते हैं। जो अब हमारा पहला जो क्षेत्र रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, वो आज हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा भौतिक प्रदेश क्या रहेगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि अरावली के पश्चिम का भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको डार्क डार्क दिख रही है, ये तो है अरावली। ठीक है, और अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये वाला, ये जो पूरा है ये क्षेत्र, ये किस में आता है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण टर्शरी या प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। टर्शरी या प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। इसकी लंबाई क्या है? 640 किलोमीटर। ये जो लंबाई है, इस लंबाई को हम क्या मान सकते हैं? 640 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई क्या है? 300 किलोमीटर। क्या है इसकी चौड़ाई? यहाँ से उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की चौड़ाई क्या है? 300 किलोमीटर। लंबाई है 640 किलोमीटर, चौड़ाई है 300 किलोमीटर। इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो क्या है? 200 से 300 मीटर है। और इसकी ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, अर्थात इसकी ढाल किधर है? इस तरफ इसकी ढाल है। ठीक है, जो लूणी नदी है अजमेर नागौर के जो है अजमेर क्षेत्र नागौर से निकलती है और किधर बहती है? इधर। तो इसकी ढाल क्या है? ढाल इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इसकी लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है 300 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई हमने अब देख ली। अब देखिए, ये जो मैदानी प्रदेश है, इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 कौन सा है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो आप इसको ब्लैंक जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जिसमें कोई लाइनिंग नहीं है, ये है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और जो ये आपको लाइनिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये है क्या है? ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ताकि इमेज से आपको ये फायदा हो सकता है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र कौन से क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें भी अलग अलग दर्शा रखा है। सबसे पहला हमारा अरावली के उधर वाला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। लंबाई क्या है? 640, चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई क्या है? 200 से 300 मीटर। इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था टर्शरी काल या प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। और इसको हम अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं। तो एक तो है सबसे पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये जो आपको ये जो इनके बीच की जो रेखा दिख रही है, इसको आप मान सकते हैं 25 सेंटीमीटर
वर्षा रेखा। क्या मान सकते हैं इसको? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, अर्थात इससे इस लाइन से जो इधर की जो पश्चिम की जो है वहाँ 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है और इस रेखा के पूर्व में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। तो इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। हमारा जो एक है ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये जो इसका जो डिवाइड करने वाली जो लाइन है ये वाली, ये क्या है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला प्रदेश हम पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से उससे पहले से हम देखते हैं उससे पहले कि मरुस्थल कितने प्रकार का होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है तो हमको ध्यान में रखना है कि मरुस्थल कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मरुस्थल में एक होता है हम्मादा। हम्मादा नंबर 1 क्या है? हम्मादा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर धोरे बालू का स्तूप जो होते हैं उनको स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? मारवाड़ी में या जो भी है स्थानीय भाषा में ये क्या कहलाते हैं? धोरे, सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? धोरे कहते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जहां पर रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, पथरीली मिट्टी पाई जाती, रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, पथरीली मिट्टी पाई जाती हो, उसको क्या कहते हैं? हम्मादा। तो मरुस्थल का हमारे प्रकारों में पहला कौन सा हो गया? हम्मादा। जहाँ हम्मादा क्या है? ऐसा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र जहाँ रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, पथरीली मिट्टी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये कहाँ है? राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है। पूरा जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर नहीं है। इसका कौन कौन सा क्षेत्र है वो आगे देखेंगे। उसके बाद में है इर्ग। इर्ग क्या है? कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र जहाँ केवल मरुस्थली रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। मतलब इर्ग क्या हो गया? जहाँ धोरे पाए जाते हैं या फिर बालू मिट्टी पाई जाती है, केवल बालू मिट्टी पाई जाती है। तो ये कौन कौन से है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और गंगानगर में ये इर्ग पाया जाता है। उसके बाद में है रेग। रेग क्या है? रेग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आपको पथरीली मिट्टी भी मिलती है और मरुस्थलीय मिट्टी भी मिलती है। तो मतलब आपको पथरीली जमीन भी मिलेगी और धोरे भी मिलेंगे, तो उसको कहते हैं रेग। ये देखिए ऐसा कुछ क्षेत्र जहाँ पर पथरीली मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों मिश्रित क्षेत्र हो। ठीक है, कहाँ कहाँ है? बाड़मेर, पाली और जोधपुर का पूर्वी और पश्चिमी भाग। तो ये भी कुछ भागों में ही फैला हुआ है, तो हम इसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मरुस्थल के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम्मादा। हम्मादा क्या होता है? जहाँ पर रेतीली मिट्टी नहीं पाई जाती, पथरीली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा है इर्ग। इर्ग क्या है? इर्ग ऐसा क्षेत्र है जहाँ केवल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा है रेग। रेग में पथरीली और रेतीली दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हम पढ़ रहे थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें उसको हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो हम पहला पढ़ रहे थे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, हम पढ़ रहे थे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला हमारा क्या है? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हम पढ़ रहे थे। तो इसे 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको हम 2 भागों में पुनः विभाजित कर सकते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 2 भागों में विभाजित कर लिया। अभी हमने पढ़ा था मरुस्थल के 2 भाग होते हैं। मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। उससे पहले हमने 2 पढ़े थे, हम्मादा और इर्ग। तो एक हम्मादा हो गया जहाँ पथरीली मिट्टी पाई जाती है और इर्ग जहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो इसको हम पहला पढ़ेंगे बालू का स्तूप रहित क्षेत्र, या इसको हम कह सकते हैं हम्मादा। तो पहला इसको हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है हम्मादा। हम्मादा कहाँ कहाँ पाया जाता है? बालू का स्तूप रहित क्षेत्र जहाँ पर ये जो मिट्टी नहीं पाई, उसमें जैसलमेर की रामगढ़, पोखरण और लोदरवा तहसील, जोधपुर की फलौदी और बाड़मेर की शिव तहसील। बाड़मेर की कौन सी तहसील है? शिव तहसील है। ठीक है, तो कौन कौन से क्षेत्रों में ये जो हम्मादा पाया जाता है? राजस्थान के जैसलमेर की रामगढ़, पोखरण, लोदरवा तहसील, जोधपुर की फलौदी तहसील और बाड़मेर का शिव। ये जो लगभग यहाँ का जो क्षेत्र है इसको आप मान सकते हो यहाँ का क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ये कुछ ऐसा है, दिखेगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये होगा उसमें किसमें?
हमारे जो प्रदेश है बालू का स्तूप रहित क्षेत्र जिसको हम हम्मादा भी कहते हैं। तो ये जो अर्ध शुष्क शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको हमने वापस दो भागों में बांटा, बालू का स्तूप रहित क्षेत्र और बालू का स्तूप शहीद क्षेत्र, मतलब हम्मादा एक तो और एक इर्ग। तो अब हमने पहला पढ़ लिया बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कहाँ है, हम्मादा हम जिसको कह सकते हैं। तो जैसलमेर की कौन सी 3 तहसीलें हैं, रामगढ़, पोखरण और लोदरवा, और उसके बाद में बाड़मेर की शीव तहसील और जोधपुर की फलोदी तहसील। उसके बाद में है बालू का स्तूप प्रदेश। सबसे पहले बालू का स्तूप क्या है, परिभाषा हम देख लेते हैं इसमें। तो पवन के द्वारा जब रेत का जमाव किया जाता है तो बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं, स्तूप कहा जाता है। आंधियाँ चलती है राजस्थान में बहुत ज़्यादा, तो जो मिट्टी है वो उड़ती है और मिट्टी जाकर एक जगह जमा हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, बालू का स्तूप कहते हैं, या फिर उसको हम स्थानीय भाषा में धोरे भी कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमने देख लिया बालू का स्तूप रहित क्षेत्र और बालू का स्तूप वाला प्रदेश। ये जो हमारा हिस्सा था वो कुछ इस प्रकार से था, आपको पता है जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो लगभग यहाँ था। ठीक है, इमेज में हम आपको पिछले वापस दिखाते हैं, ये जो क्षेत्र था। अब ये जो क्षेत्र था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें हमने इधर वाला जो क्षेत्र है इसको तो रख लिया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। अब जो बाकी है वो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। ठीक है, ये अंदर का वाला हो गया बालू का स्तूप रहित क्षेत्र और बाहर वाला हो गया बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। अब बालू का स्तूप हमने पढ़ा, परिभाषा क्या है, बालू का स्तूप के कुछ प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है बरखान। क्या नाम है इसका, बरखान। बरखान कहाँ पाया जाता है, शेखावटी। शेखावटी में हमने कौन से 3 जिले पढ़े थे, आपको एक बार वापस याद दिला दूं। शेखावटी जब हमने स्थानीय नाम वगैरह पढ़े थे तो शेखावटी में 3 जिले पढ़े थे, कौन कौन से, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू। उसके साथ ही जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर में भी बरखान पाया जाता है। बरखान की आकृति कैसी होती है, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति होती है, आधे चांद जैसा ये होता है। इसको आपको मैं इमेज में बता दूं, जैसे ये पवनें चलती है तो कुछ इस प्रकार से धोरे का निर्माण होता है। ये जो क्षेत्र है ये इसकी जो ढाल ऊंचाई होती है, मतलब ये कुछ 3D डायग्राम आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब पवन चलती है तो ये अर्धचंद्राकार धोरों का निर्माण होता है, इसको क्या कहा जाता है, बरखान। वो जो बरखान होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। बरखान कहाँ पाए जाते हैं, शेखावटी में, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये 3 जो है यहाँ पर बरखान पाया जाता है। उसके बाद में सेकंड है अनुप्रस्थ। सबसे पहला हमारा हो गया बरखान, उसके बाद में है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्या है, इसकी आकृति होती है समकोण, मतलब ये पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं, अर्थात पवन चली उसके 90 डिग्री पर जो बनने वाले जो बालू का स्तूप है उसको हम कहते हैं बरखान कहते हैं, सॉरी अनुप्रस्थ कहते हैं। इसको मैं डायग्राम बता दूं आपको। मान लीजिए इस तरफ से पवन चल रही है तो इस क्षेत्र में जो इस प्रकार से निर्माण होता है धोरों का उसको कहा जाता है अनुप्रस्थ या समकोण जो है बरखान बालू का स्तूप। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और सूरतगढ़। सूरतगढ़ का है श्रीगंगानगर में। तो ये कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, जोधपुर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और सूरतगढ़। हो गया अनुप्रस्थ। सबसे पहले हमने पढ़ा था बरखान, उसके बाद में अनुप्रस्थ, और तीसरा है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य ये समानांतर कहते हैं इसको। ये सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर में। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनमें में से कौन से ऐसे धोरे हैं जो केवल जैसलमेर में पाए जाते हैं, बरखान, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य या पैराबोलिक, तो आपको ऑप्शन में क्या देना है, ऑप्शन आएगा अनुदैर्ध्य। ये बनते हैं पवनों की दिशा के समकोण में, समानांतर। ये पवनें चल रही है, कुछ ना कुछ वनस्पति या कुछ अन्य कुछ चीज़ का रुकावट के कारण वो मिट्टी वहीं जम जाती है और ऐसे में इसका धोरों का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा बरखान, फिर उसके बाद में देखा अनुप्रस्थ, और तीसरा हमने देखा अनुदैर्ध्य। तो निम्न कौन सा है जो सिर्फ जैसलमेर में पाया जाता है, तो सिर्फ अनुदैर्ध्य जो कि जैसलमेर में पाया जाता है। फिर है तारानुमा। तारानुमा, इसकी आकृति भी तारानुमा ही है, नाम से ही याद हो रहा है तारानुमा है, तो तारानुमा उसकी आकृति होगी। ये कहाँ पाया जाता है, सूरतगढ़ और जैसलमेर में। तारानुमा क्या होता है, मैं आपको इसका डायग्राम लगभग यहाँ बना देता हूँ। स्टार, इसका निर्माण होता है लगभग जो अनियमित पवनें चलती है, मतलब कभी अब इधर से पवन चली, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी दक्षिण से, कभी पूर्व से, पश्चिम से, तो अलग अलग जो चलती है पवनें, अलग अलग दिशा की जो पवनें चलती है वहाँ पर इस प्रकार के जो होता है तारानुमा इसका बालू का स्तूप का निर्माण होता है। तो क्या है चौथा हमारा, तारानुमा। आकृति भी इसकी तारानुमा है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, सूरतगढ़ और
जैसलमेर में पाया जाता है। तारानुमा क्यों है? ये क्या होता है कि ये अनियंत्रित या फिर जो पवनों की जहाँ पर दिशा बार बार बदलती रहती है तो उस क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। कैसे? कभी पवन दक्षिण से चली तो फिर वो दक्षिण की तरफ से उठ गया, उत्तर की तरफ चली उत्तर की तरफ से, तो इस प्रकार के क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। उसके बाद में है पांचवा पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है अभी बताते हैं। इसकी आकृति भी लगभग पैराबोलिक जैसी होती है। यह सभी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा कि पैराबोलिक है वो सभी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है और अनुदैर्ध्य है वो केवल जैसलमेर में पाया जाता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक, दो, केवल एक, केवल दो या दोनों नहीं? तो आपको ऑप्शन देना है दोनों। तो जो पैराबोलिक है वो सभी मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कुछ प्रकार के नाम हैं। देखिए, सबसे पहला बरखान, फिर अनुप्रस्थ, फिर अनुदैर्ध्य, फिर तारानुमा और पांचवा पैराबोलिक। फिर उसके बाद में एक और है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छठा जो प्रकार है उसको हम कहते हैं सीफ। क्या कहा जाता है? छठा जो है उसको सीफ कहा जाता है। छठा जो हमारा प्रकार है उसको कहते हैं सीफ। सीफ क्या होता है? तो जब बरखान का निर्माण हो रहा होता है तो बरखान का निर्माण होते समय अगर पवन की दिशा बदल जाती है तो उसकी जो एक भुजा थी हमने देखी थी, जैसे ये बरखान था, ठीक है। बरखान का जब निर्माण हो रहा था या फिर बरखान बालू का स्तूप जब बनता है तो जब पवन की दिशा बदल जाती है तो इसकी जो एक भुजा है वो आगे बढ़ जाती है। ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कुछ लंबा सा, ठीक है। बरखान तो था अर्धचंद्राकार, लेकिन ये अर्धचंद्राकार नहीं रहा। तो जब बरखान निर्माण के दौरान अगर पवन की दिशा बदल जाती है तो उसकी जो है एक भुजा आगे की तरफ बढ़ जाती है, उसको कहते हैं सीफ। सीफ का निर्माण भी लगभग जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र है जो, और गंगानगर के जो क्षेत्र है वहाँ पर होता है। तो अब इसमें आप, ये छठा प्रकार हो गया। अब इसमें आपको मैं बता दूँ कि सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप पाए जाते हैं जैसलमेर में। सर्वाधिक बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और जो एक ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, मतलब ऐसा जिला जहां पर ये सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वो है जोधपुर। जोधपुर में क्या होता है? सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं तो जैसलमेर, और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं तो उसका ऑप्शन क्या होगा? सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं जोधपुर में। छह प्रकार हमने पढ़े। सबसे पहला बरखान, फिर अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पैराबोलिक, तारानुमा और सीफ। ये हमने 6 है जो बालू का स्तूप के प्रकार पढ़े। तो हमारा जो पहला क्षेत्र हो गया कौन सा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। सबसे पहला हमारा जो पहला, सबसे पहला वापस एक बार वापस देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश था वो था उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। हमने पढ़ा, उसको हमने 2 भागों में बांटा। कौन से? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ा, उन दोनों के बीच की जो रेखा थी 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा थी। जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हमने पढ़ा उसको वापस हमने 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 2 भाग थे? सबसे पहला बालू का स्तूप रहित क्षेत्र और बालू का स्तूप यह युक्त क्षेत्र। तो हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पूरा हो गया। अगर इसको वापस एक बार आपको डायग्राम में दिखाना चाहे तो ये हो गया। ये जो था, सबसे पहले हमने इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 भागों में बांट दिया था, बालू का स्तूप रहित और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो हमारा बालू का स्तूप रहित और युक्त क्षेत्र हमने पढ़ लिया।
बालू का क्षेत्र कहाँ, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, वो हमने सब पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम वापस इसका पढ़ेंगे अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो पढ़ेंगे, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये जो इस क्षेत्र में आपको स्पष्ट हो रहा है कि जैसे हमने इसको जो हमारा था क्षेत्र वो था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, उसमें हमने ये जो क्षेत्र आपको दर्शा रखा है ये है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद में अब है हमारा पढ़ेंगे हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का अर्थ ये है कि यहाँ पर अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, पूर्णतः ड्राई नहीं पाई जाती, मॉडरेट पाई जाती है। मतलब ये जो रेखा है वर्षा रेखा, ये है तो है 25 सेंटीमीटर और अरावली पर है 50 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर कितनी बारिश होती है, 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। तो यहाँ पर क्या है, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश पाया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। इसको हमने 4 भागों में बांट दिया। ऊपर का जो है सबसे ऊपर है घग्गर क्षेत्र, फिर हमारा शेखावटी क्षेत्र, फिर नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। 4 भागों में हमने बांटा। सबसे पहला हमने पढ़ेंगे लूणी बेसिन, फिर नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूणी बेसिन। लूणी बेसिन को दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया था कौन सा, गौडवाड़। गौडवाड़, गौडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गौडवाड़ क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर नेहड़ जो दलदल पाए जाते हैं, जो नमक युक्त जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कुछ दलदल पाए जाते हैं, उन दलदलों को इंग्लिश क्या कहते हैं, नेहड़। यहाँ पर पाए जाने वाले दलदल क्या कहलाते हैं, नेहड़। लवणीय पादप यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। ये क्या, यहाँ पर इसकी जो क्षेत्र की जो मुख्य नदी वो है वो कौन सी है, लूणी। नाम से स्पष्ट है लूणी बेसिन है, तो लूणी नदी इसकी मुख्य, इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। तो हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों को हमने 4 भागों में बांटा। सबसे पहला हमारा हो गया लूणी बेसिन। ये क्या है, गौडवाड़ क्षेत्र भी कहलाता है। और यहाँ पर जो दलदली जो थोड़ा बहुत दलदल का जो क्षेत्र पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि, राजस्थान की जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें होती है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहाँ पर पाई जाती है। कौन कौन सी है, तो उसके ना एग्जाम्पल हम झीलें पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। कुचामण, डीडवाना, सांभर, नावा, ये सब है वो इस नागौरी क्षेत्र में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो ज़मीन है, ये नागौरी उच्च भूमि, उसके जो क्षेत्र है उसके जो अंदर जो है माइकासिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है, माइकासिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती है। माइकासिस्ट, माइकासिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती है, जिनसे जो नमक की मात्रा है वो केशिकत्व होता है, पतली पतली जो नालियाँ होती है उससे ऊपर आता है और वहाँ जो है इसका निर्माण होता है, खारे पानी की झीलों का निर्माण होता है। तो नागौरी उच्च भूमि क्या है, राजस्थान की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें यहीं पाई जाती है। और यहाँ पर इसके जो है धरातली क्षेत्र, उसके नीचे माइकासिस्ट नाम की चट्टानें पाई जाती है। तो माइकासिस्ट चट्टानें क्या है, उनसे केशिकत्व से पानी ऊपर आता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है नागौरी उच्च भूमि। ठीक है। उसके बाद में हमारा अगला क्षेत्र रहेगा शेखावटी प्रदेश। कौन सा रहेगा, शेखावटी प्रदेश। शेखावटी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। 3 जिले कौन से हैं शेखावटी प्रदेश में शामिल, तो सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में ही आप इसको यहाँ पे स्पष्ट राजस्थान के मैप से ही शेखावटी प्रदेश। इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ते हैं, तो मानसून के दौरान जो तालाब यहाँ बनते हैं उनको कहते हैं सर। सर क्या होता है, मानसून के दौरान बनने वाले कच्चे तालाब, या इसको हम अस्थायी भी कह सकते हैं।
ठीक है, मानसून के दौरान बनने वाले अस्थायी तालाब, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं सर। और यहाँ पर जोहड़ भी कहते हैं, यहाँ पर एक होता है जोहड़। जोहड़ क्या होता है? कच्चे कुएं, पानी के कच्चे कुएं। तो शेखावटी क्षेत्र है, हो गया। कौन से 3 क्षेत्र शामिल है इसमें? सीकर, चूरू और झुंझुनू। यहाँ पर क्या होता है? सर। सर क्या होता है? जैसलमेर, सॉरी, इसमें मानसून के दौरान जो है बनने वाले अस्थायी तालाब है वो कहलाते हैं सर। और जोहड़ क्या होता है कि यहाँ पर जो जल इकट्ठा करने के लिए जो अस्थायी कुएं बनाए जाते हैं उनको कहते हैं जोहड़। तो ये हो गया हमारा शेखावटी प्रदेश। उसके बाद में है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान नाम से ही स्पष्ट है, कौन सी नदी द्वारा बनाया गया है? घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र में है। मुख्य रूप से ये कहाँ स्थित है? ऊपर देखिए, यहाँ ऊपर कौन से 2 जिले थे? गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ में ये स्थित है। गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में स्थित है। ये जो तीर से मैंने बनाया ये है घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पहले एक जो वैदिक सरस्वती नाम की जो अभी जो लुप्त हो गई है वैदिक सरस्वती, उसको वो भी यहाँ पर बहती थी। और घग्गर को भी मृत नदी कहते हैं। घग्गर भी अब है नहीं, तो अंतःप्रवाही नदियों में भी हम पढ़ते हैं। तो घग्गर नदी को कैसे क्या कहता था? मृत नदी, डेड रिवर। मृत नदी किसको कहते हैं? घग्गर को। ठीक है, घग्गर का मैदान। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर एक काठी मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काठी, या इसको कहते हैं बग्गी। काठी या बग्गी मिट्टी पाई जाती है। घग्गर का मैदान कौन से 2 जिलों में है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। ठीक है, इस कौन से 2 जिलों में है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। और ये काठी या बग्गी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कौन सी फसलें होती है? गेहूँ, चावल या कपास, ये यहाँ पर फसलें होती है। तो हमने जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश था उसको कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। लूणी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाही क्षेत्र और घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन कहाँ है? ऊपर के उत्तर के जो 2 जिले स्थित है, गंगानगर हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया? तो 4 नदियों के द्वारा ये बना था। घग्गर नदी, वैदिक सरस्वती, सतलज नदी और चौतांग नदी, इन चारों के जो द्वारा अफवाह लाए गए थे, सॉरी अवसाद लाए गए थे, उन अवसादों को जमा देने के कारण ये जो घग्गर का मैदान है उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर जो है नदी, यहाँ पर जो घग्गर नदी उसको हम मृत नदी, डेड रिवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये नदी अब नहीं बहती। तो ये बरसाती नदी है, वर्षा ऋतु के दौरान इस नदी का अफवाह होता है, बाकी जो अन्य है अन्य समय इसका अफवाह नहीं होता। उसके बाद में यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काठी या बग्गी मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर गेहूँ, चावल या कपास का उत्पादन होता है। फिर हमने पढ़ा शेखावटी अंतःप्रवाह। तो शेखावटी अंतःप्रवाह 3 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। वहाँ पर जो मानसून के दौरान अस्थायी तालाब बनते हैं उनको कहते हैं सर। और जो पानी इकट्ठा करने के लिए जो कच्चे कुएँ बनाए जाते हैं उनको कहते हैं जोहड़। फिर हमने पढ़ा नागौरी उच्च भूमि। सर्वाधिक राजस्थान की खारे पानी की झीलें यहीं पाई जाती थी। सब एग्जाम्पल कौन कौन से? डीडवाना, कुचामण, नावा, सांभर, ये सारी झीलें पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस क्षेत्र के नीचे क्या है? माइकासिस्ट नाम की चट्टानें हैं। माइकासिस्ट नाम की चट्टानें हैं जिससे जो केशिकत्व से नमक ऊपर आता है और खारे पानी का निर्माण हो, इस झीलों का निर्माण होता है। उसके बाद में हमारा था लूणी बेसिन। लूणी बेसिन क्या है? लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र है, इसको गोडवाड़ बेसिन भी कहते हैं। और जालोर में जो दलदली परिस्थितियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? नेहड़ कहा जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये जो आपको दिख रहा है। चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट है मरुस्थल से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब टॉपिक तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी है, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है प्लाया, खड़ीन या डाड। होता है क्या? जैसे देखिए ये जो क्षेत्र है, ये 2 बालू का स्तूप है। बारिश हुई, इन दोनों के बीच में क्या हो गया? पानी का जमाव हो गया। पानी का जमाव हो गया तो ये बनने वाली क्या है? अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? प्लाया या खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है ये? प्लाया
या खड़ीन। प्लाया या खड़ीन कहलाती है। जब दो मानसून के दौरान दो बालू का स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी पानी की झीलें क्या कहलाती है? प्लाया या खड़ीन कहलाती है। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई कृषि क्या कहलाती है? खड़ीन कृषि कहलाती है। पालीवाल ब्राह्मणों ने जो कृषि शुरू की थी उसको खड़ीन कृषि कहते हैं। प्लाया या खड़ीन झील है तो खड़ीन कृषि कहते हैं। ये जैसलमेर के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो प्लाया या खड़ीन क्या है? तो प्लाया क्या है? जो दो मरुस्थल है, मरुस्थल के क्षेत्र में जो बालू का स्तूपों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पानी का जम जाता है और बाद में जो झीलें बन जाती है उसको कहते हैं प्लाया या खड़ीन झीलें। उसके बाद में है रन या टाट। मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, दलदली व अनउपजाऊ भूमि। यही जो क्षेत्र है, अगर दो बालू का स्तूप है वहाँ पर नमक की मात्रा है तो जो पानी जो जमा होता है वो बन जाता है लवणीय पानी। कैसा पानी बन जाता है? वो लवणीय। ठीक है, लवणीय हो गया तो वहाँ फसल उग नहीं सकती, वो क्या हो गया? अनउपजाऊ भूमि हो गई। तो मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय, दलदली व अनउपजाऊ भूमि है वो क्या कहलाती है? रन या टाट। सर्वाधिक रन या टाट कहाँ पाई जाती है? वो जैसलमेर। कुछ इंपॉर्टेंट है टाट जो रन है वो हमने इसमें दे रखी है, इनको आप याद रखें। सबसे पहला चूरू में कौन कौन सी स्थित है? ताल छापर और परिहारी, ये दो है चूरू में स्थित है। फिर बाप और फलोदी ये दो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। थोब रन है वो बाड़मेर में। भाखरी और पोखरण है वो कहाँ स्थित है? वो जैसलमेर में स्थित है। सर्वाधिक रन कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। कुछ इनमें इंपॉर्टेंट पड़ी, ताल छापर और परिहारी पाई जाती है चूरू में। बाप और फलोदी रन है वो जोधपुर में। थोब रन है वो है बाड़मेर में। और भाखरी और पोखरण रन है वो है जैसलमेर में पाई जाती है। अब ये देखिए तीसरा अक्कलवुड फॉसिल पार्क, ये कहाँ स्थित? सबसे पहले तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ स्थित है? अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मरु उद्यान में राजस्थान का कौन सा जिला आता है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या बीकानेर, तो जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान है। तो अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में जल पट्टी। मैंने अभी जो आपको बताया कि वहाँ जो हमारे जो घग्गर मैदान है वो किससे बना था? 4 नदियों से। कौन कौन सी? घग्गर, सरस्वती, चौतांग और सतलज। सरस्वती नदी अब नहीं बहती, लेकिन जो है जैसलमेर के पोखरण से, जैसलमेर का एक और क्षेत्र है मोहनगढ़। जैसलमेर के पोखरण और मोहनगढ़, इसके बीच का ये जो क्षेत्र है कितना? 60 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसको आप मान लीजिए पोखरण और इसको आप मान लीजिए मोहनगढ़। जैसलमेर और मोहनगढ़ के बीच का जो 60 किलोमीटर लंबी जल पट्टी पाई जाती है, यहाँ इसको क्या माना जाता है? यहाँ पर इस क्षेत्र की जो है धरती के नीचे जल पट्टी पाई जाती है, मतलब पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है, जिसको सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। यहाँ पर घास उगती है, कौन सी? सेवण घास। सेवण घास या उगती है। सेवण घास को गोडावण की शरण स्थली भी कहते हैं। गोडावण जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी है, गोडावण की शरण स्थली। जो ये सेवण घास पाई जाती है उसको हम लाठी सीरीज कहते हैं। यहाँ पर देखिए जो सेवण या लीलोण घास पाई जाती है इसे लाठी सीरीज कहते हैं। लाठी सीरीज को ही गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। तो जल पट्टी क्या है? जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर क्षेत्र में एक जल पट्टी पाई जाती है भूमि के नीचे, जिसे जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष माना जाता है। यहाँ पर सेवण या लीलोण घास पाई जाती है जिसको हम लाठी सीरीज कहते हैं। ये लाठी सीरीज आपको याद रखना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्या है? लाठी सीरीज। तो पूछ लिया लाठी सीरीज क्या है, तो लाठी सीरीज घास का जो सेवण घास का जो क्षेत्र है उसको लाठी सीरीज कहते हैं, और इस सेवण घास क्या है? गोडावण की शरण स्थली है। उसके बाद में यहाँ पर चांदन नलकूप पाया जाता है, इसको आप मान सकते हैं चांदन नलकूप। चांदन नलकूप को ही कहते हैं थार का घड़ा। उसको थार का घड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल पाया जाता है। तो चांदन नलकूप क्या है? थार का घड़ा। और इसी जो जल पट्टी है इसमें प्रोजेक्ट सरस्वती ONGC एक कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, जो कि यहाँ से प्राकृतिक गैस है उसका खनन करती है। ONGC द्वारा जो आसपास के गांव हैं, पोखरण और मोहनगढ़ की जो जल पट्टी के आसपास के गांव है वहाँ पर
जो है पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसको प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट सरस्वती नाम से हम जानते हैं। ओएनजीसी द्वारा चलाया गया आसपास के गाँवों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जो ओएनजीसी द्वारा प्रोजेक्ट चलाया गया है उसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट सरस्वती कहते हैं। प्रोजेक्ट सरस्वती किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ओएनजीसी के द्वारा चलाया जाता है। और ये चांदन नलकूप है, इसको ही हम क्या कहते हैं, थार का घड़ा। प्रश्न पूछ लिया जाए थार का घड़ा क्या है, तो चांदन नलकूप है, ये यहीं पाया जाता है, इस जल पट्टी में ही पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए, उसके बाद में है बाप बोल्डर क्ले। बाप बोल्डर क्ले, तो आप इसको सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, इसको सिर्फ याद रखना है कि बाप बोल्डर क्ले कहाँ बने थे, कब बने थे, परमो कार्बोनिफेरस काल में बने थे। और ये कहाँ पाए जाते हैं, बाप, नाम से स्पष्ट है बाप। बाप कहाँ स्थित है, जोधपुर में। तो बाप बोल्डर क्ले कहाँ पाया जाता है, जोधपुर में पाए जाते हैं। और ये कब बने थे, परमो कार्बोनिफेरस काल में बने थे। उसके बाद में नखलिस्तान। नखलिस्तान में क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं, उनके चारों ओर हरियाली उग जाती है। आपने फोटोज़ वगैरह जब राजस्थान के आप देखते हैं कहीं भी गूगल फेसबुक वगैरह पे, तो कुछ क्षेत्र होता है, पानी का क्षेत्र होता है, उसके आसपास कुछ पौधे वगैरह उगे हुए होते हैं, ठीक है, कोई ऊँट खड़ा होता है या उसके आसपास कोई झोंपड़ी वगैरह भी बनी होती है, वो आप देखते हैं। तो ये क्या क्षेत्र, क्या ये क्या कहलाता है, नखलिस्तान कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नखलिस्तान। और धरियन, तो जो बालू का स्तूप है जो मूव करते रहते हैं, बालू का स्तूप होते हैं जो पवनों के साथ साथ मूव करते रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, धरियन कहा जाता है। तो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की वापस देखी। क्या सबसे पहला क्या आपने पढ़ा, सबसे पहला हमने पढ़ा प्लाया खड़ीन, उसके बाद रन या टाट, फिर हमारा जो था अक्कलवुड फॉसिल पार्क, जलपट्टी, बाप बोल्डर क्ले, नखलिस्तान और धरियन। सबसे पहला आज हमारा टॉपिक क्या था, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हमने 2 भागों में बांटा। ये जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश था इसको हमने 2 भागों में बांटा। कौन सा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क को हमने 2 भागों में बांटा, बालू का युक्त रहित क्षेत्र और बालू का स्तूप सहित क्षेत्र। बालू का स्तूप रहित क्षेत्र कौन सा था, जैसलमेर की रामगढ़, पोखरण, लहर, लोद्रवा तहसील, बाड़मेर की शिव तहसील और जोधपुर की फलौदी। और बालू का स्तूप सहित क्षेत्र जो था वो हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा बालू का स्तूपों के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो था हमारा अर्धशुष्क प्रदेश, उसको हमने 4 भागों में बांटा था। सबसे पहला था लूणी बेसिन, फिर लूणी बेसिन के पास ऊपर था नागौरी उच्च भूमि, फिर उसके बाद था अपना ये शेखावटी अंतरपुरा और अंत में था घग्गर बेसिन। तो ये जो आज का हमारा जो टॉपिक था, सबसे पहला भौतिक विभाजन हमने पढ़ा, ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आज हमने पढ़ा। और इसको हम अगले जो टॉपिक होगा अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, वो हम उसको पढ़ेंगे। और साथ ही आप इस मिज़ैक एकेडमी के इस ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये जो हमारी जो इस मिज़ैक एकेडमी की जो एक मुहिम चल रही है, विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ पहुँचाया जा सके। धन्यवाद। इसको आप शेयर या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।